तो सर जैसे ये जो थेरेपी वाला आपने पूरा प्रोसेस बताया, तो क्या ये प्रोसेस मतलब जैसे एनजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, ऐसी बीमारियों पे भी काम करता है ये थेरेपी? बिल्कुल काम करता है। हमने अपनी थेरेपी पे एमआरसी थेरेपी बनाई है, उसमें सबको ध्यान में रखा हुआ है, सबके सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया है। जैसा हम ब्रेन को कोड कर देते हैं, जैसा हम उसमें मंत्र पीछे हम कौन सी ट्यून ले रहे हैं, हर चीज़ का अपनी अपनी वैल्यू है। हम उसी हिसाब से उस प्रोग्राम को बनाते हैं। और अगर हमें किसी को एंजाइटी के लिए देना है तो हम अलग, हमारे पास में किसी बच्चे के लिए पढ़ने में इंटरेस्ट जागृत करना है उसके लिए अलग है, किसी का हमें अल्कोहल स्मोकिंग ये छुड़ाना है तो उसके लिए अलग है। ऐसे करके बहुत सारे गर्भ में, जैसे गर्भ में संस्कार देने, आपने सुना होगा अभिमन्यु ने गर्भ में सारी चीजें जान ली थी और उसके बाद उसको याद रहा, वो यही स्टेज थी। और जैसे आपने बताया कि अल्कोहल भी और ड्रिंकिंग, ये अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, तो इस केस में ये थेरेपी कैसे काम कर रही है सर? ये थोड़ा सा बताओ, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या है, आपको पहले ये समझना है, जैसे हम देख रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड से दिन भर देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, जो पावरफुल माइंड है, जो जिसमें ऊर्जा है, जो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य करती है दिन में जो हमें पता नहीं चलता। आप जब सो जाते हो तो सांस लेना है, दिल को धड़काना है, वो सब आपका सुपर पावर सबकॉन्शियस माइंड ही उसको टैकल करता है। हम क्या करते हैं इस थेरेपी के द्वारा, आपको डीप में ले जाके सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करके वहां पे आपके ब्रेन में बनी हुई जो मेमोरी है, अगर आपके लिए अल्कोहल के लिए आपकी जागरूकता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, आप छुड़ाना चाहते हैं, तो मैं उस मेमोरी को डिलीट ही कर दूंगा। तो मतलब आप उसमें कुछ वीडियो में दर्शन कराते हैं कैसे? ना, सिर्फ ऑडियो, सिर्फ आपको हेडफोन लगाना है और काम वही करेगा जो भरोसे के साथ में लोगे। आप जजमेंटल होके सुनोगे तो काम नहीं करता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता ही नहीं है। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जो कि एक आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पर वृंदावन में पिछले 17 साल से वर्ष से रह रहा हूँ और मैं बेसिकली आयुर्वेदिक सर्जरी करता हूँ, आयुर्वेदिक सर्जन हूँ और पिछले 17 वर्षों से ये कर रहा हूँ मैं। आयुर्वेदा में सर सर्जरी भी होती है? ये मतलब पहली बार सुना है मैंने ऐसा, तो आप थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं। आयुर्वेदा में ही सर्जरी होती है। एक्चुअल में जो फादर ऑफ सर्जन है वो सुश्रुति है और जितने भी वर्ल्ड में सर्जन हैं वो वहीं से ही सीख के सर्जरी आज कर रहे हैं। इवन यहाँ तक आप भरोसा नहीं करेंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो आयुर्वेदिक में ही वर्णित है। वहीं से ये इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम काकमुखी बोलते हैं वहाँ पे हम बैककॉक इंग्लिश में बोलते हैं, अलग चीज़ है। इंस्ट्रूमेंट भी आयुर्वेदिक है और शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी भी आयुर्वेदिक ही है। सर मैंने ना ऐसा भी सुना है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो आयुर्वेदा कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा सुना है उनके मुंह से कि जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं या फिर होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते आयुर्वेदा को, या फिर मतलब उतना कह सकते हैं कि तवज्जो नहीं देते। तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण यही है, बात डॉक्टर्स की नहीं है, बात है जब से ये दोबारा मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ है और मुग़ल शासक जहाँ से आए हैं वहाँ से आयुर्वेदिक का पतन स्टार्ट हो गया है। तो आप हमेशा देखिएगा, जो शक्तिशाली होता है पतन उसी का होता है, जो शक्तिहीन होता है उसका पतन करके क्या कोई फ़ायदा तो किसी को मिलने वाला नहीं है। तो आयुर्वेद पहले इतना विकसित था कि वहाँ सर्जरी होती थी, जब लड़ाइयाँ होती थी तो उसमें हाथ पैर कट जाते थे, वो तक प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा जोड़ दिए जाते थे। आयुर्वेदा से ही जोड़ दिए जाते थे। जो पेशेंट अगर बीमार होते थे पहले लोग तो घर में ही ठीक हो जाते थे। और पहले आप देखें कि घर घर में वैद्य थे और जो एक पढ़ा लिखा वैद्य होता था वो एक गांव में, शहर में 1 या 2 होते थे और वही वैद्य सारे पेशेंटों को ठीक कर देते थे। ना कोई कैंसर था, ना कोई डायबिटीज़ थी, ना थायराइड था, कोई बीमारी नहीं थी। चूँकि ये बहुत प्रभावशाली औषधियाँ इसमें है, इसलिए उसका दमन कर दिया गया, जिससे कि एक हजारों करोड़ की एक आप देखेंगे इस समय औषधियाँ या हॉस्पिटल्स या सारा सब कुछ कई 100 हज़ार करोड़ का एक मार्केट हो गया है। वो कैसे खड़ा होता है? इसलिए प्रभावशाली को हमेशा दमन ही होता है वो एक समय पे। लेकिन अब समय आ गया है कि धीरे धीरे आयुर्वेद के लिए सारे लोग जानने लगे और वो दमन जो शीलता थी ख़त्म हो गई और आयुर्वेद अपने पुनः उसी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। जी, जैसे सर अभी कोरोना आया था तो काफ़ी लोग आयुर्वेदा की तरफ गए थे उस टाइम भी, बट मैंने उस टाइम पे भी देखा था कि जो एलोपैथी डॉक्टर्स थे ना वो मना ही कर रहे थे कि आयुर्वेदा मेडिसिन मत लो। तो इतना अगेंस्ट एलोपैथी डॉक्टर्स क्यों है कि वो आयुर्वेदा मेडिसिन रिकमेंड ही नहीं करते? उनको मालूम है कि अगर आयुर्वेद देंगे तो जल्दी ठीक होंगे। तो एक हमेशा से भ्रांति फैलाई जाती है सभी डॉक्टर से, चाहे किसी पैथी के हों, कि आयुर्वेद बड़ा स्लो काम करती है। इवन बीएमएस डॉक्टर्स जो नए नए डॉक्टर्स बनते हैं उनको भी नहीं पता होता कि आयुर्वेदिक बहुत फास्ट काम करती है।
चूंकि हम आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास तो आएगा कौन, आयुर्वेद के पास वही आएगा जो कि मॉडर्न ट्रीटमेंट से परेशान हो गया है, इतनी मोटी फाइल लेके आ रहा है, वही आता है। और फिर हम देखते हैं जो काम 10 दिनों में हो रहा था, हमारा आयुर्वेद उसको 1 दिन में ही कर देता है। और कभी भी आयुर्वेदिक चिकित्सा हल्के काम नहीं करती है, जानबूझ के एक भ्रांति फैलाई गई है जिससे कि आपका भरोसा जो है वो कहीं आयुर्वेद पे ना हो जाए, नहीं तो आप निरोगी हो जाओगे। आयुर्वेद का पहले ही जो डॉक्टरों को सिखाया जाता है, जो पहला हमारा सूत्र है वो ये है कि आपके आरोग्य की रक्षा करना हमारा सूत्र है। यानी कि आप जब हेल्दी हो, आप बीमारी ना हो अगर हमारे पास में आओ, तो अगर सारे लोग हेल्दी हो जाएंगे तो कई सौ हजार करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा। इसलिए हमेशा से ये विरोधाभास चलता रहेगा। आप एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें मैंने ऐसा सुना है, काफ़ी लोगों से आपके बारे में मैंने सुना कि आप एक कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें आप एनेस्थीसिया बिना दिए सर्जरी कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है, मतलब क्या है ऐसा? मैंने पहली बार सुना है कि एनेस्थीसिया दिए बिना बड़ी बड़ी सर्जरीज कर रहे हैं आप। एक्चुअल में जो मैं सर्जरी करता हूँ वो शारसूत चिकित्सा है, मेडिकेटेड थ्रेड से होती है और एनोरेक्टल डिजीज़ में होती है। जैसे हेमरॉइड्स हो गए, फिस्टुला हो गए, फिशर हो गए, रेक्टल प्रोलैप्स हो गए, ऐसे जो कि मॉडर्न में या अन टेक्निक्स इतनी डेवलप हो गई उनमें भी इतना रिजल्ट नहीं है। और आज ही मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में, आज ही आया, मॉडर्न सर्जन ने खुद कहा है कि मॉडर्न में इसका रिजल्ट नहीं है, इसलिए आयुर्वेद में इसको रेफ़र किया जाना चाहिए। आज ही देखा है मैंने। तो इसलिए हम वो सर्जरी करते हैं। और आज से 2 साल पहले जैसे हाई एनल फिस्टुला होते हैं तो हमें थ्रेड अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, रेक्टम से लाना पड़ता है, तो उसके लिए स्पाइनल सर्ज में ही वो प्रोसीजर हो सकता था। लेकिन पिछले 2 साल से ईश्वर की कृपा से हमने एक थेरेपी बनाई है, MRC थेरेपी, मैंने ईजाद की है वो। और उसको हम कुछ नहीं करते, पेशेंट को हेडफोन लगाते हैं, ऑनलाइन है वो सर्जरी, ऑनलाइन है वो जो थेरेपी है, रिकॉर्डेड है, सारा सब कुछ है। पेशेंट को हम टेबल पे हेडफोन लगाते हैं और धीरे धीरे बहुत डीप अवस्था में ले जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर देते हैं। और जब हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं तो उसको पता नहीं चलता सर्जन कब आ गया सर्जरी करने, थेरेपी लेने के बाद में। और हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं लोकल, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेशेंट से खिलवाड़ हो, क्योंकि पेशेंट को एक मन में भय रहता है कि हम सीधे मंत्र के द्वारा उसके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा सर्जरी कर देंगे। तो हम उसको पहले ही बोलते हैं कि नहीं, हम लोकल दे देंगे, लेकिन आपको लोकल प्रिक होने का आभास नहीं होने देंगे। लोकल क्या होता है सर? लोकल एनेस्थीसिया, हाँ, सुन, मतलब जिसमें सुन जिसको बोलते हैं। आप देखो, अगर यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द होता है, लेकिन एनस जो है वो बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। इवन अगर जबरदस्ती हम PR कर दें, इसको बोलते हैं PR, पर रेक्टम एग्जामिनेशन, जबरदस्ती पेशेंट के साथ में कर दें तो पेशेंट कोमा में, शॉक में और डेथ भी हो सकती है अगर जबरदस्ती प्रोक्टोस्कोपी कर दिया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेन पे जो अटैक करता है वो PR करता है, उसके बाद PB होता है। तो जहाँ जो सबसे कोमल पार्ट है हमारी बॉडी का, अगर हम इंजेक्शन वहाँ देते हैं, चाहे सुन्न बाद में हो, लेकिन प्रिक तो पहले होगा ना। तो जब प्रिक होगा तो वो इतना सीवियर पेन करता है पेशेंट में कि पेशेंट की आवाज़ बाहर तक जाती है। जो सर्जरी करते हैं या जो करवा चुके हैं वो इसका अनुभव जानते हैं। ये आप एलोपैथी में बता रहे हैं? कोई भी एलोपैथी भी हो, शारसूत भी हो, कहीं पे भी अगर हम सुन्न कर रहे हैं, तो जब हम सुन्न करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो पेशेंट को पता चलता है प्रॉपर कि दे दिया, और पेशेंट कहता है दर्द हो रहा है, मतलब हमें सामने पता चलता है। लेकिन जब हम इस स्टेज में अपने सबकॉन्शियस माइंड ओपन करने, MRC थेरेपी करीब 22-23 मिनट के बाद में हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ जाते हैं OT में, जब तक पेशेंट को कोई डिस्टर्ब नहीं करते। और जाने के बाद में पेशेंट को पोजीशन पहले दे दी गई होती है और सीधे जाके हम इंजेक्शन उठाते हैं लोकल एनेस्थीसिया का और उसको सुन कर देते हैं जहाँ हमें सर्जरी करनी है। चाहे फिस्टुला हो, पूरे ट्रैक में, हाई एनल में, पूरे ट्रैक में तक हम लोकल देते हैं। लेकिन पेशेंट के चेहरे पे सिकन नहीं आती, उसकी आई ब्लिंक भी नहीं करती कि पेन हो रहा है। 10 में से 7-8 पेशेंट को। तो ऐसा सर क्या है, मतलब उस थेरेपी में जो आप हेडफोन्स पे सुना रहे हैं, ऐसा क्या है कि मतलब वो बिल्कुल एक तरह से बेहोश टाइप हो गया, पूरा होश में रहता है? मतलब नहीं, वो अर्धबेहोशी होती है। इस अवस्था को सेमी कॉन्शियस स्टेज बोलते हैं, जहाँ पेशेंट को आधी बेहोशी में, अगर हम जबरदस्ती उसको उठाएंगे तो उठ जाएगा, चेतना में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, उसकी चेतना को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अवचेतनता को चालू कर देते हैं, मतलब कॉन्शियसनेस को काट देते हैं, सबकॉन्शियसनेस को ओपन कर देते हैं। वहाँ सर्जरी जब हम कर रहे होते हैं और हेडफोन लगे होते हैं, कंटिन्यू वो थेरेपी चलती है, ऐसा नहीं हम बंद कर देते हैं। अच्छा, जो जब सर्जरी के थ्रू भी टाइम भी चलती रहती है? बिल्कुल चलती रहती है। उसको ये आवाज़ दिलाते रहते हैं हम कि
पूरा ब्रेन से आपका हार्मोन्स निकल के नीचे जो पार्ट है वहाँ पे जा रहा है। जैसे कमर में जिसने इंजेक्शन लिया होगा, बेहोश हुआ होगा, तो उसको लगता है कि एक स्पाइनल कॉर्ड में तो जाती है वो दवा, तभी तो जाके सुन्न हो पाता है बॉडी। सेम हम ब्रेन से वैसे हार्मोन्स निकालते हैं जिससे उसका पार्ट सुन्न हो जाता है। बहुतों को आवाज़ होता है, हमारे पास रिकॉर्डेड है। पेशेंट बोल रहा है कि मुझे लगा कुछ ऐसा कि ठंडा ठंडा गया स्पाइनल कॉर्ड की तरह नीचे का हिस्सा सुन्न कर दिया, ऐसा आभास होता है। और हम उस अवस्था में पेशेंट को हो सकता है जंगल में घुमाने ले जाए, हो सकता है बगीचे में ले जाएं, हो सकता है समुद्र के किनारे ले जाएं, और पेशेंट का मन पूरा वहाँ होता है, इधर हम सर्जरी करते हैं। मतलब ऑपरेशन थिएटर में बैठे बट उसको लगेगा कि वो जंगल में है या कहीं और है। बिल्कुल बिल्कुल उसको लगेगा। और हो सकता है वो उस समय जब हम उसकी सर्जरी कर रहे हों, और वो हो सकता है वहाँ पे आम तोड़ के खा रहा हो, उसका आनंद ले रहा हो। इधर सर्जरी चल रही है, उधर आम का आनंद ले रहा है। या फिर पपीता तोड़ के हम उसमें कहते हैं कि रख लो, तो हो सकता है वो पपीता तोड़ के रख रहा हो, या कहीं और घूमने जा रहा हो, बड़े अपने आनंद में होगा। तो जब हम सर्जरी से उठाते हैं तो बहुत से पेशेंट कहते हैं ये क्यों हटा दिया। अब तक आपने देखा होगा जो भी कितना भी दिलेर क्यों ना हो, उसको लगता है ओटी से निकल के बाहर भागो, सर्जरी हो गई, कितना समय रह गया, कितना, निकल के भागो तब सेफ है। लेकिन हमारे में उल्टा है, पेशेंट चाहता ही नहीं है हम उससे हटा दें। वो इस गहराई में इतने आनंद में होता है, वो कहता है ये क्यों हटा दिया, मुझे पूरा तो हो जानते, मुझे आम तो ले लेने देते। इतना पेशेंट को एंजॉय होता है। उठने के बाद में बड़ा हंसता मुस्कुराता जब हम उठाते हैं ना, बड़ा एंजॉय के साथ उठता है, कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पेन नहीं। जबकि क्षार सूत्र में भी जो ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर कर रहे हैं सर्जरी, तो पेशेंट पेन उस समय भी रहता है और पोस्ट में भी उसको पेन का अनुभव होता है। तो सर मतलब जैसे अब आपने बताया कि वो उठने के बाद भी बिल्कुल आनंद में रहता है, तो जो सर्जरी के मतलब जब सर्जरी हो रही है उस टाइम तो उसको वो आपने जब लोकल दिया तो उसको पेन नहीं हुआ क्योंकि हेडफोन्स लगे हुए थे, सर्जरी कंप्लीट हो गई, आपने हेडफोन्स हटा दिए, तो जो सर्जरी के बाद का पेन होता है क्या वो उसको तो फील कर पाता होगा या नहीं 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 नहीं, यही तो बात है। जैसे ही हम ये देते हैं, थेरेपी निकालते हैं, तो पहले क्या होता था कि पेशेंट को हमें रोकना पड़ता था 2 साल पहले, या फिर लोकल भी करते तो पेशेंट पेन बर्निंग कंप्लेंट करता था। पिछले 2 साल में मुझे लगता है मतलब कई हज़ार के हिसाब से मेरी सर्जरी हो गई होंगी, 800-900 सर्जरी कर ली होंगी आई थिंक मैंने। तो पेशेंट में क्या हो रहा है कि हमें पेशेंट को एक तो रोकना नहीं पड़ा 2 साल से। रोकना मतलब एक दिन के लिए भी नहीं? स्टे कुछ नहीं, नाइट पहले हमें रोकना पड़ता था कि भाई स्टे कराओ, कहीं कोई दिक्कत ना हो, पेन रात में ना हो जाए। और पेशेंट ये समझ लो आप, पहले हम उसको कहते थे लेट जाओ, अब लेटता नहीं, सीधे टेबल से उठता है और कहता है लाओ मेरी मेडिसिन दो, मैं चलूँ। एकदम रिलैक्स रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी ख़त्म हो गई है हमारी 2 साल से। और इवन जब अगले हफ्ते आएगा तो हम उससे कुछ थेरेपी कहते हैं कि ये घर पे सुनते रहना, मतलब पेन के टैबलेट की जगह हम कहते हैं थेरेपी सुन लो। तो टैबलेट ख़त्म हो गई उसकी, माइंड रिलैक्स हो गया। और नींद के लिए ऐसे बहुत सारे पेशेंट, और केवल सिंपल पेशेंट नहीं, मैं एमबीबीएस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, उनके हमारे पास में है जो कि पेन के लिए थेरेपी सुन के ही सर्जरी होने के बाद में ले रहे हैं, और पेन किलर उन पे वैसे काम नहीं कर रही थी, लेकिन जैसी थेरेपी ली एकदम रिलैक्स हो गए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। खुद डॉक्टर्स भी, खुद डॉक्टर्स भी, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी, बीएमएस डॉक्टर्स भी, सभी पे हम तो सर्जरी, तो पेशेंट तो कोई भी हो सकता है, ऐसे डाटा है हमारे पास में, और उनकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे। तो सर जैसे ये जो थेरेपी वाला आपने पूरा प्रोसेस बताया, तो क्या ये प्रोसेस मतलब जैसे एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, ऐसी बीमारियों पे भी काम करता है ये थेरेपी? बिल्कुल काम करता है। हमने अपनी थेरेपी पे एमआरसी थेरेपी बनाई है, उसमें सबको ध्यान में रखा हुआ है, सबके सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया है। जैसा हम ब्रेन को कोड कर देते हैं, जैसा हम उसमें मंत्र, पीछे हम कौन सी ट्यून ले रहे हैं, हर चीज़ का अपनी अपनी वैल्यू है। हम उसी हिसाब से उसको प्रोग्राम को बनाते हैं। और अगर हमें किसी को एंजाइटी के लिए देना है तो हम अलग, हमारे पास में किसी बच्चे के लिए पढ़ने में इंटरेस्ट जागृत करना है उसके लिए अलग है, किसी का हमें अल्कोहल स्मोकिंग ये छुड़ाना है तो उसके लिए अलग है। ऐसे करके बहुत सारे गर्भ में, जैसे गर्भ में संस्कार देने, आपने सुना होगा अभिमन्यु ने गर्भ में सारी चीज़ें जान ली थी और उसके बाद उसको याद रहा, वो यही स्टेज थी। अगर माएँ अपने बच्चे को, अब आप देख लो बहुत सारे गर्भ के प्रोग्राम चल रहे हैं कि अच्छा सुनो, भजन जैसा सुनोगे बच्चे पे ऐसा असर होगा, ये अब सुन रहे हो ना आप, लेकिन आयुर्वेद तो जब से तब से ये बात बता रहा है कि आप जैसे गर्भ में सुनते हो, जैसा देखते हो, जैसे व्यवहार करते हो, जैसे कपड़े पहनते हो, जैसा खाना खाते हो, जैसा सोचते हो, वैसे ही आपके बच्चे में वो आचरण आते हैं।
तो हम उसी स्टेज पे ले जाके उसके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करके माँ के, और हम बहुत सारी कहानियों के थ्रू बच्चे में संस्कार पैदा करते हैं, जैसा आप बच्चा चाहता है, जैसा माँ चाहती है वैसे ही बच्चे संस्कारी जैसा चाहिए, तो उसको कहानियों के लिए अपने देश के लिए भी जागृत कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए भी जागृत कर सकते हैं, और मानवता के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, जैसा चाहें। उसमें बहुत सारी हमारी थेरेपी, एक के अंदर मल्टीपल है। तो माँ के सुनने से बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हमने देखे। मतलब वो असर करती हैं वो थेरेपी? बिल्कुल असर करती है। और जैसे आपने बताया कि अल्कोहल भी और ड्रिंकिंग, ये अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, तो इस केस में ये थेरेपी कैसे काम कर रही है सर? ये थोड़ा सा बताओ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या है, आपको पहले ये समझना है, जैसे हम देख रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड से दिन भर देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, जो पावरफुल माइंड है, जो जिसमें ऊर्जा है, जो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य करती है दिन में जो हमें पता नहीं चलता। आप जब सो जाते हो तो सांस लेना है, दिल को धड़काना है, वो सब आपका सुपर पावर सबकॉन्शियस माइंड ही उसको टैकल करता है। हम क्या करते हैं इस थेरेपी के द्वारा, आपको डीप में ले जाके सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करके वहाँ पे आपके ब्रेन में बनी हुई जो मेमोरी है, अगर आपके लिए अल्कोहल के लिए आपकी जागरूकता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, आप छुड़ाना चाहते हैं, तो मैं उस मेमोरी को डिलीट ही कर दूंगा आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस में कि ये गलत है, इसको नहीं लेना। जैसे ही सबकॉन्शियस में आपकी मेमोरी होती है, हमारा एक्शन वैसे ही होता है। बहुत से लोग देखो, आप बचपन में अगर उनको गलत पढ़ा दिया जाए बहुत से धर्मों में, तो क्या होता है, वो धर्म के लिए मर जाना स्वीकार करते हैं, विस्फोट होके उड़ जाना तो स्वीकार करते हैं। करोड़ों रुपए की संपदा उनके लिए छोटी है। वो क्या है कि उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों को कोट कर रखा है कि धर्म के लिए जिस दिन मर जाओगे उस दिन तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा होगा। मैं किसी विशेष धर्म पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा है। लेकिन ऐसे ही आपने अपने बच्चों के लिए कोड कर रखा है कि दया ही सब कुछ है। बचपन में ही बता दिया कि चींटी भी जाए उसको ज़रा कूद के जाना है, ध्यान रखना। तो जब भी वो चींटी जाएगी और बच्चा कूद के ही जाएगा, क्योंकि आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक मेमोरी बन गई। ऐसी नेगेटिव मेमोरी होती है, किसी का फियर आपके में बन गया तो आप कभी भी जल गए बचपन में, तो हमेशा जैसे ही वो परिस्थिति होगी आपको भय हो जाएगा कि अब कहीं सिलेंडर ना फट जाए। कभी आपने देखा हो ये? सर मेरे साथ खुद भी हुआ है। जैसे अच्छा। जब मैं छोटा था तो मेरे को याद है, मेरा भाई साइकिल चला रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था। तो साइकिल चलाते हुए उनको पता नहीं लगा और मैं गिर गया, मैं रोड पे पड़ा हूँ। तो बहुत सालों तक भी मैं भाई के पीछे, मतलब टू व्हीलर पे भी बैठने से डरता था। जब मैं बड़ा भी हो गया, बट वो फिर धीरे धीरे वो चीज़ निकल गई। तो ये बिल्कुल बचपन में जो चीज़ आपने बहुत ध्यान से आपके साथ होती है, बड़े भरोसे के साथ ये हो गई, तो एक भय बन गया, आपके फियर की एक मेमोरी हो गई। और जैसे ही वो पर्यावरण एटमॉस्फेयर आएगा, आप अपने आप ही माइंड उसके लिए कहेगा कि ये गलत है, इसको बचो, यहाँ नहीं करना चाहिए। तो हम जो भी आप चाहते हो हम वही कर सकते हैं जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरी वो मेमोरी कुछ ऐसी है जिसको मैं डिलीट करवा दूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीज़, डरना। तो हम उस स्टेज में आके आपको वो मेमोरी डिलीट कर सकते हैं। ऐसी कोई पॉजिटिव मेमोरी बना भी सकते हैं। मतलब दोनों ये चीजें तो सर इस तरीके से हो गया जैसे मैं कंप्यूटर पे कोई मैंने फोल्डर बना दिया, उसको डिलीट करने वाला सिस्टम हो गया है। तो बहुत ज़्यादा तो ये कंप्यूटर, ये आपका जो शरीर है वो पूरा सॉफ्टवेयर से ही बना हुआ है। ईश्वर ने जब आपको बना दिया, तो ईश्वर ऐसा तो है नहीं, जैसे आपने एक सपोज करो एक सॉफ्टवेयर मेरा ही है, MRC थेरेपी है, मैंने एक बार बुद्धि लगाई यहाँ पे ये होना चाहिए, ऐसे कोई एनरोल करेगा, ये सुनेगा, इतने मिनट सुनेगा, एक बार प्रोग्राम बनाया। अब मुझे मालूम नहीं इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कितने लोग मेरी थेरेपी ले रहे होंगे। बहुत सारे लोग ले रहे होंगे। कोई वृंदावन परिक्रमा कर रहा होगा, कोई नशे को छुड़ाने के लिए कर रहा होगा, कोई नींद के लिए कर रहा होगा, मुझे तो पता नहीं। ऐसे ही जब आप पैदा हुए हो, ईश्वर ने जो इंसान बनाया एक सॉफ्टवेयर बना दिया, आपके पास पूरी पावर दे दी। आप जिस दिन अंदर झांकने लगोगे तो ईश्वर अंदर ही हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ईश्वर तो अंदर ही है, लेकिन हम खोज रहे हैं बाहर। तो ईश्वर ने आपका सॉफ्टवेयर बना दिया, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को कैसे कर सकते हो, उस सॉफ्टवेयर का आप अगर यूज़ करना सीख जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा, इरेज भी हो जाएगा और नई मेमोरी भी बन जाएगी। हम उसी का उपयोग कर रहे हैं। और जैसे सर अभी आपने बात करी कि वृंदावन परिक्रमा, मतलब ये सब भी पॉसिबल है कि एक थेरेपी से मेरे को ऐसा फील हो सके कि मैं वृंदावन परिक्रमा कर रहा हूँ? देखिए, पहले के संत बहुत होशियार थे, वो सब कुछ जानते थे, चेतन अपचेतन मन। मैंने तो आयुर्वेद में पढ़ा है मेरा। तो पहले के जो जितने भी हुए थे वो कहते थे मानसिक परिक्रमा कर लो आप, अगर नहीं आ सकते हो वृंदावन में कोई बात नहीं, आप मानसिक कर लो।
मानसिक राधा नाम कर लो, सारी चीज़ मानसिक, यानी कि कहीं कुछ तो है जो वहाँ आपका काम कर रहा है। हमने वही देखते हुए एक वृंदावन परिक्रमा बनाई है, पूरा डिवोशनल के लिए अलग बनाया है। आप बांके बिहारी जी की दर्शन कर सकते हो घर बैठ के। अच्छा। और ये मेरा भरोसा है बिहारी जी पे, मुझे इतना भरोसा है कि जब आप उसको हेडफोन लगा के सुनेंगे तो आप जनरली जो दर्शन करने आते हो उससे कहीं अच्छा लगेगा आप। तो मतलब आप उसमें कुछ वीडियो में दर्शन कराते हैं या कैसे? ना ना ना, सिर्फ ऑडियो। अच्छा। सिर्फ आपको हेडफोन लगाना है और काम वहीं करेगा जो भरोसे के साथ में लोगे। आप जजमेंटल होके सुनोगे तो काम नहीं करता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता ही नहीं है। हाँ, मतलब मैं ऐसे आऊँ कि मेरे को डॉक्टर साहब को टेस्ट करना है तो शायद नहीं, वो नहीं, क्योंकि वो मेरे दिमाग में ही वो चीज़ रहेगी ऑलरेडी। वो काम ही नहीं करेगा। वो टेस्टिंग के लिए तो फिर आप ऐसे लगेगा जैसे हमने कुछ सुना। फील करने के लिए आपको भरोसा करना पड़ेगा, मुझे लेना है, दर्शन करने हैं, सबकॉन्शियस माइंड तभी खुलेगा। तो हम वृंदावन की परिक्रमा उसी स्टेज में करा रहे हैं, बहुत अच्छी। आप सुनोगे तो आनंद आ जाएगा, आपको सुनाएंगे, फिर आप इसमें शेयर भी करना अपने वीडियो में इसका एक्सपीरियंस, ठीक है। दूसरा, हम राधा रमन जी की परिक्रमा, वो राधा रमन जी के दर्शन, बिहारी जी के दर्शन और बागेश्वर धाम हनुमान जी के दर्शन इसमें करा रहे हैं। तीसरा, हमने एक चीज़ और बहुत ऊंची चीज़ बता रहा हूँ आपको, कुछ लोग समझ भी नहीं पाए हो सकता है। हम जब कहते हैं कि हम जब हमारी मृत्यु हो तो हमारे साथ में ऐसा हो कि ईश्वर का नाम हमारे मुख पे आ जाए। कितने लोगों को आपने देखा है ऐसे जाते हुए जो केवल ईश्वर में ही है? कहीं ना कहीं माया जरूर घेर लेती। जी बिल्कुल, कि कोई फैमिली में लगा रह गया, कोई फैमिली, कोई पैसा, कोई साइन करने में, कुछ ना कुछ उसका लास्ट समय पे उसका मन यहीं रह जाता है। क्यों ना हम अपने मन को कोड कर लें कि जब हमारा वो वक्त आए तो हमें वही चीज़ दिखाई दे, वही संगीत सुनाई दे, वही ईश्वर दिखाई दे। हमने उसके लिए एक थेरेपी बनाई है कि जब प्राण तन से निकले। मतलब सर, मैं फॉर एग्जांपल अभी 30 का हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 33 ईयर्स का हूँ वैसे तो, फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ 60 ईयर्स है, तो अभी मैं 33 साल में वो थेरेपी लूंगा तो जब मैं 60 साल मेरा लास्ट टाइम होगा तब मुझे वो चीज़ याद आ जाएगी और वो अपने आप होगा। ब्रेन तो 100 साल में भी याद रखता है। आज आपने कोड कर लिया, आप बचपन में जले हो बहुत तेज, तो 60 साल में याद नहीं होगा आपको। और बार बार जले हो, एक बार नहीं। आप अगर 10 बार जल गए हो किसी चीज़ से, पर्टिकुलर कोई चीज़ से, कि आप चार्जर लगाओ फट जाए 20 बार, आप कभी ज़िंदगी में लगाओगे नहीं। क्या 60 साल में भी लगा लोगे? तब भी नहीं लगाओगे। ब्रेन को तो याद है कि नहीं, ये वाला ऐसा करने से ये नुकसानदायक होता है। ब्रेन इतना याद रखता है। हम अपने आप को अगर कोड कर लें, बीच बीच में उस थेरेपी को सुनते रहें, तो जब वो समय आएगा वही एटमॉस्फियर, वही सब कुछ होगा, सब भूल जाएंगे, दुनियादारी सब भूल जाएंगे, सिर्फ उसमें रहेगा। मैं इतने विश्वास से इसलिए बोल रहा हूँ आपको, इसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, एडीजी रहे हैं यहाँ पर, विवेकानंद त्रिपाठी जी, मथुरा में। अब वो लखनऊ में रहते हैं, और जो एक आतंकवादी की एक वहाँ पे एक कोर्ट है, पूरे यूपी के सारे केस वहीं जाते हैं और वही उसके हेड हैं। बीच में सुना भी होगा, उन्होंने 4 को फांसी की सज़ा दी, ऐसे स्टिक है काफ़ी। मैं उनसे मिलने गया लखनऊ, मैंने बताया भाई साहब ऐसे ऐसे बात है। तो बोले आप बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब। मैं क्या बोले, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कुछ महीने पहले की बात है। एक आतंकवाद में लिप्त था एक लड़का, उसको पुलिस वालों ने कहीं घेर लिया, यूपी की कहीं घटना है, और उन्होंने फ़ोन पे थे, उन्होंने ये कहा कि भाई तेरा कोई ज़्यादा कसूर तो है नहीं, तू गलती से इसमें आ गया है, तू अपने आप को सरेंडर कर दे, और सरेंडर करने के बाद में 1 आध साल की बहुत से बहुत सजा होगी, हम तुझे निकाल लेंगे। अपना जीवन, तेरे बच्चे, सारा जीने के लिए तो आदमी धर्म का सहारा ले रहा है कि जीना कैसे है हमें, ये तो धर्म सिखा रहा है हमें। तो सारी लाइफ पड़ी हुई है तेरी आगे, अभी तो तेरी एज ही क्या है, तो तू सरेंडर कर दे। तो वो जो लड़का है जो कि कोडेड है, बचपन से उसको जो चीज़ सिखाई गई है, वो ये बोल रहा है कि ये बताओ कि कितने पुलिस वालों ने मुझे घेर रखा है इस घर के आसपास। तो उन्होंने कहा करीब 15, 20, 25 पुलिस वाले होंगे। तो बोले अगर मैं सरेंडर नहीं करता हूँ तो क्या होगा, मैं आप पे अगर बंदूक से गोली चलाऊँ तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा नेचुरल है कि भाई मारे जाओगे, भाई पुलिस वाले तो अपनी रक्षा करेंगे। तो वो ये बोलने लगा कि मेरे को तो आप मार दो। क्यों? बोले मुझे तो हूर नज़र आ रही हैं उतरती हुई, और बहुत अच्छी खुशबू नज़र आ रही है। ये ऐसा नहीं कोई मजाक की बात है, मैं भी थोड़ी देर समझा इस बात को कि क्या बोल रहे हैं वो, बिल्कुल सही बोल रहा। ये ब्रेन को कोड कर दिया गया है कि जिस समय आप धर्म के लिए मर जाओगे उस दिन ऐसा एटमॉस्फियर होगा,
तब वही फील कर रहा है, उसका ब्रेन उसको वही फील करा रहा है। जैसे हम सर्जरी में ले जा रहे हैं तो उसको फील करा रहे हैं ना कि आप वहाँ पे हो, उस स्टेज में हम फील करा रहे हैं, तो वैसे ही फील कर रहा है ना वो। हम सर्जरी कर दे रहे हैं, वो आम ही चूसता रह जा रहा है या फिर खाता रह जा रहा है। तो ऐसे ही क्यों ना हम अपने आप को, अपने लोगों को, सबको कोट कर दें कि जब मरे, मृत्यु हो, उस समय आए, ब्रेन को याद आ जाएगा कि नहीं, कि वो समय आ गया। ब्रेन को तो मालूम होगा ना कि ये समय अब आ गया, लास्ट मोमेंट पे। वैसे ही घंटे बजेंगे, वैसे घंटियाँ बजेंगी, वैसे शंख बजेंगे, और वही भगवान जो हमने कोट कर रखे हैं, खुद ईश्वर सामने नजर आएगा, उसको आंखों के सामने कुछ नजर ही नहीं आएगा, अपने बच्चे, अपने कुछ भी नहीं। लास्ट समय पे वही ईश्वर आएगा। ऐसी हमने थेरेपी बनाई है। तो मतलब ऐसे और भी सर आप ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा, कि ऐसे एक्सपीरियंस हैं आपके पास? नहीं, देखिए, मृत्यु वाले तो नहीं है, ये वाला तो नहीं है, बता भी नहीं सकता वो बता भी नहीं सकता। लेकिन बाकी एक्सपीरियंस के आधार पे हमने ये बनाया है कि हम जैसा अपने आप को कोट कर रहे हैं ब्रेन को, ब्रेन वैसे ही दिखा रहा है। हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें फील होता है उसको, जैसा जिस माहौल में हम ले जाते हैं। हम भी तो खुशबू, आप जब वृंदावन परिक्रमा करेंगे तो आपको भी खुशबू फील होगी। ऐसा लगेगा कि माला जो है गले में डली है, उसकी खुशबू आएगी आपको। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, आप जब एक्सपीरियंस लेना बताना इसमें कि वो माला की खुशबू आपको आई कि नहीं आई, आपने जो प्रसाद पाया वो आया कि नहीं आया। अच्छा, उसका टेस्ट भी आएगा? बिल्कुल आएगा। ब्रेन को तो याद है ना सारी चीज़ें जो आपने पहले कर रखी है, सब कुछ याद है, बस हमने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया इस थेरेपी के द्वारा। तो सर जैसे आप ये बता रहे हो कि जो मृत्यु वाला जो आपका थेरेपी है, तो ये मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस होगा ना, कि ऐसा नहीं कि मैंने एक बार ही वो थेरेपी ले ली और मैं जब अब मेरा लास्ट टाइम है, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होगा? देखिए, कोई भी चीज़ है, जैसे हम कॉन्शियस माइंड से कई साल, मतलब हम अपने बच्चों को कई वर्ष पढ़ाते हैं ना कोई चीज़, संस्कार क्या है। अपने बच्चे से एक बार बोलने से कि चींटी को देख लो तो नहीं समझेगा ना वो। बच्चों को बार बार बताना पड़ता है कॉन्शियस माइंड से, वो भी भरोसे के साथ वो सुन रहा होता है, तब जाके मेमोरी बन जाती है। आपके 5 बच्चे हैं, आप टीचर हैं, टीचर तो सभी बच्चों को स्कूल में, क्लास में एक ही पढ़ा रहा है, लेकिन आपको आपके टीचर की कुछ ना कुछ बात जरूर याद होगी, क्योंकि आपने उसको बहुत भरोसे के साथ में, ये टीचर अच्छे हैं जो कह रहे हैं वो सही बात है, आपके सब कॉन्शियस माइंड ओपन हुआ, वह मेमोरी बन गई, बार बार उसके बोलने से मेमोरी बन रही है। ऐसे ही कॉन्शियस माइंड में तो बार बार करना पड़ता है। हो सकता है 1 साल 2 साल लगे, हम रोज अपने बच्चों को सिखाएं, रोज बोलें, रोज, तब जाके वो मेमोरी बनेगी। सब कॉन्शियस माइंड जब ओपन होता है तो मात्र 21 दिन में ये मेमोरी बन जाती है। यानी आपको कम से कम 21 बार तो उसको सुनना ही पड़ेगा, और ऑनगोइंग प्रोसेस है 21 बार, तब जाके परमानेंट मेमोरी ब्रेन जो है उसको याद कर लेगा, और याद कर लेगा लास्ट समय के लिए। तो कम से कम 21 बार तो आपको सुननी है। अच्छा सर, एक मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जैसे आप अल्कोहल और स्मोकिंग की बात बता रहे थे कि आप थेरेपी से वो भी छुड़वा देते हो जी। अब मैं एक टॉपिक पे आता हूँ कि कोई लोग हैं जो परेशान है कि वो अल्कोहल भी पी रहा है और वो स्मोकिंग भी कर रहा है, वो उससे परेशान है। क्यों? क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है, उसके लंग्स खराब हो रहे हैं, बट उसको शौक है, वो छोड़ना नहीं चाहता। उसको शौक भी है और वो परेशान भी है, कि वो कहता है मैं मरता हूँ मरूँ, लेकिन मेरे को छोड़नी नहीं है क्योंकि मेरे को उसका टेस्ट पसंद है। तो उस केस में मतलब अभी मेरे को छोड़नी है तो मैं आपके पास आ गया, अब मेरे को छोड़नी नहीं है तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा? ये मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार करा। हमने कई लोगों के अल्कोहल स्मोकिंग छुड़ाए हैं, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि ना छूटे, जो आप कह रहे हैं। इस पर भी मैंने विचार करा, और मुझे कुछ दिन पहले ही एक जो मेरे नोन थे, वो मेरे को एक वो दे के गए कि आप अगर ये करके दिखाओ तो हम माने। मैंने उनके फ्रेंड का जो है सर्जरी की थी सेमी कॉन्शियस में, वो आराम से सो गए थे, बहुत बढ़िया सर्जरी हुई थी। वो बोले कि आप अल्कोहल का मज़ा, क्योंकि उनके फ्रेंड अल्कोहल लेते थे, तो बोले आप ये करके दिखाओ कि अल्कोहल का मज़ा दिलवाओ। तो मैंने कहा मत वही वाली बात, मज़ा दिलवाओ। बिल्कुल आपने सही, उन्होंने कहा मज़ा दिलवाओ। मैंने कहा हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो, अगर मैं ये दिलवाने में कामयाब, बोले मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, ये करवा के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ कुछ है भी। मैंने कहा ठीक है, चैलेंज आपका स्वीकार है। और फिर मैंने, चूँकि मैं तो पीता नहीं हूँ, कभी मैंने ली भी नहीं है, तो मुझे तो स्वाद मालूम नहीं, और स्वाद भी नहीं मालूम है, एक्सपीरियंस भी नहीं मालूम कि होता क्या है। फिर मैंने फ़ोन करना चालू करे अपने फ्रेंड्स को, सभी को, अपने यहाँ डॉक्टर्स आते हैं सभी को, इस पे काम किया। करीब 1-1.5 महीना मैंने काम किया कि होता क्या है, वास्तव में क्या फ़ील होता है पीने के बाद। अब सबने मुझसे कहा आप पियो, जिससे भी कहा उसने कहा आप पी के देखो, कोई बात नहीं, एक बार पी लो। मैं ना, जो चीज़ नहीं लेनी वो नहीं लेनी। अगर बिना पिए ही मैं बना दूं और वो एक्सपीरियंस दिला दूं, फिर तो मेरे लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं मजाक में बोला,
तो फिर मैंने काम किया और कुछ दिन पहले ही एक थेरेपी लॉन्च की, और उसमें हम वही एक्सपीरियंस उस लेवल का दे रहे हैं अल्कोहल में कि आनंद आ जाएगा थेरेपी सुन के। पीने की ज़रूरत नहीं है, हेडफोन लगा लो और पीने का मज़ा ना दे दूँ तो बात कहना, इतना आनंद आ जाएगा। हमने बहुत सारे लोगों में दिया है। अच्छा, उसमें मैंने देखिए अलग अलग वैरायटी में टेस्ट करा। एक फीमेल थी, जान पहचान की थी, पेशेंट थी वो, तो उनको भरोसा था, तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले, क्योंकि मुझे कोई मिल नहीं रहा था, अपना नोन पे दो तो सोचते हैं कि सब कुछ ऐसे ही है। मतलब वो विश्वास भी शायद हाँ, वो सोच रहे ऐसी मजाक वाली बात, ये तो मजाक वाली बात हो गई ना, कोई सीरियस नहीं ले रहा होगा। सीरियस नहीं। अब एक दिन हो गया मुझे बनाए हुए, अब मुझे लग रहा है कि कोई तो ले यार, टेस्टिंग करनी है, देखना है। तो मैंने उनसे कहा, पेशेंट आई मेरे पास कि मैडम ऐसे ऐसे थेरेपी है, तो बोले मैं, वो तो फीमेल थी, कभी ली भी नहीं थी। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि जिसने ना ली हो उसको क्या आनंद रहेगा, क्या मैं उस स्टेज पे पहुँचा पाऊँगा कि एक नशे की स्टेज पे पहुँचा दूँ। सबसे पहली थेरेपी हमने उनको दी। अब थेरेपी लेने के बाद में जैसे ही वो रूम से निकली, अब वो लड़खड़ा के जैसे होता है ना वैसे चलने लगी। अच्छा, जैसे बिल्कुल नशे में? हाँ, बिल्कुल नशे में। अब नशे में चलने लगी तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतना काम करेगी, सही बात बताऊं, क्योंकि एक तो एक अल्टीमेट चीज़ हो गई, अगर आपने ये कर दिया तो वास्तव में अल्टीमेट हो गए। आपने बहुत से जो डेली पे इतनी पी रहे, इतने इतने पैसों के, उनके पैसे बचा दिए, पैसे बचा दिए, स्वास्थ्य बचा दिया, स्वास्थ्य उनको दे दिया, मजे ले रहे हैं और मजे पूरे ले रहे हैं। तो बिना पिए ही हम अल्कोहल का मजा दे दें तो अपने आप में तो बहुत बड़ा करिश्मा हो गया ना ये तो। लेकिन मुझे ईश्वर पे भरोसा था कि हाँ, अगर मेहनत करूँगा, ये मेरा है कि मुझे चैलेंजेस स्वीकार है अपने जीवन में, हमेशा चैलेंजेस, और फिर मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। जितने भी मुझे पास से जानते हैं, जो लोग मेरे मित्र हैं, वो बोले ये लग गए तो फिर वो पीछा मैं नहीं छोड़ता हूँ। पर इतना नहीं था कि जो जिसने पीना हो, ये तो मुझे मालूम पीने वाले पे असर करेगी, लेकिन जिसने पीना वो लड़खड़ा के चले। रात को मैंने 9 बजे फ़ोन करा उनको, ये घटना है 2 बजे की, दोपहर में 2 बजे, दोपहर में 2 बजे की। वो आधे घंटे तो नशे में रही। फिर उनको मैंने बोला कि मैडम आप ये मेडिसिन ले लो और ये टोटल लगा लो, तो उन पर टोटल ना लगे, कभी गलत बोलें कभी कुछ करें। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले सर नशे में हूँ, ऐसा लग रहा है कुछ मुझ पे नशा सा हो गया है, मेरा ब्रेन ही काम नहीं कर रहा। जैसे नशे वाले व्यक्ति को आप अल्कोहल वाले को लगा दो टोटल, कहाँ लगा पाएगा वो, सेम वही सिम्टम आने लगे। अब मुझे अंदर हंसी तो आए कि यार ये हो तो गया काम अब तो पीने वाले। फिर मैंने उनको 9 बजे फ़ोन करा, मैंने कहा सब ठीक है? तो बोले मुझे हैंगओवर टाइप का हो गया है, कि जो सब कह रहे हैं उनके घर में पीते होंगे कि सिर में दर्द जो एक होता होगा ना पीने के बाद में, एक वो हो रहा है। मैंने कहा यार इसको तो ज़्यादा काम कर गई। मैंने कहा ठीक है, आप आंखें बंद करो, अभी आधा मिनट दो। मैंने आधे मिनट में ही वहाँ से उस स्टेज से बाहर निकाला है, वो ठीक हो गई थेरेपी देके ऑन फ़ोन पे ही। तो सर जैसे मतलब कोई ड्रिंक करता है और जब उसको हैंगओवर हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि नींबू डाल के पी गए, तो आप ये मेरे मन की बातें छीन रहे हो, सारा जान रहे हो आप मेरी मन की बात। नींबू नहीं, अब उसी से मैंने एक फिर सोचा कि नहीं यार ये तो गलत हो गया। फिर मैंने क्या करा, अपने यहाँ ट्रेनिंग डॉक्टर आते हैं उनको दी ये थेरेपी। वो थेरेपी में भी पूरा उन्होंने एंजॉय करा, और फिर आके उनका भी वीडियो अभी पढ़ने वाला है, पूरा इंटरेस्ट के साथ। बोले ऐसे ही लगा सर कि अल्कोहल से पीने से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट वहाँ आया, वहीं पहुँच गया अपने मित्रों के पास में, अपने फ्रेंड्स सर्किल में पीता रहा, और मुझे स्वाद, उनके गले में स्वाद भी आ गया। पता नहीं उन्होंने क्या रम या कुछ बता रहे थे, फ्रेंड्स वाला भी उनको बिल्कुल फील हुआ। डांस उन्होंने किया, और वो स्वाद खाने के साथ जो पीने के साथ में जो लेते हैं वो स्वाद पूरा फील हुआ। अच्छा, साथ में कुछ खाने का टेस्ट भी आ रहा है? बिल्कुल आएगा ही आएगा, अगर आप भरोसे से लोगे 100% असर करेगा, ये मेरा दावा है। मतलब अल्कोहल ऐसा लगेगा अल्कोहल ही पिया है, नीचे जमान से उतरा है, और उसका असर ऐसे वैसे ही जो आता है ना स्टेज होती है इसमें। अब मुझे पता चला जैसे पहले फ्रेंड सर्किल में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर पी उन्होंने, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब असर चालू होगा फर्स्ट स्टेज में, अकेलापन सा दूर होने लगेगा। फिर उसके बाद में एक खुशी सी आने लगेगी कि बड़ी खुशी सी कुछ ऐसा हो रहा है। उसके बाद में ऐसा लगेगा जो चाहो कर लो, डांस करना है डांस करो, तभी डांस करते हैं देखो आप। फिर उनको दुनिया से मतलब नहीं, अपने डांस से मतलब। हमारे थेरेपी में डांस भी करेंगे आप, बिल्कुल शरीर ऐसा करेगा कि डांस कर रहे हो आप। उसके बाद में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्ट हो जाएगा, जो आप नहीं कर पाए हो अपनी लाइफ में। इसीलिए तो पी रहे हैं, पीने वाले लगेगा कि मैं ही किंग हूँ, मैं ही किंग हूँ। उनको किंगी यही शब्द ही दिया है मैंने। आप मेरी सारी बात सब मुझे लग रहा है कि आप जान रहे हो कि सारी चीज़ें आपको, क्योंकि
अल्कोहल पीने के बाद ऐसा ही लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो फीलिंग आएगी कि मैं ही सब कुछ हूँ और जो कुछ नहीं कर सकता था वो करूँगा। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है? फीलिंग तो हमने दे दी, उसके बाद में वास्तव में उसका ब्रेन उसको किंग बनाने में लग जाएगा, जबकि अल्कोहल नहीं बना पाएगा। अल्कोहल तो आपको ज़्यादा पी लोगे नाली में गिरा देगा। हमारी थेरेपी लग जाएगी आपको किंग बनाने में, क्योंकि हमने आपके ब्रेन में मेमोरी भी तो फिट कर दी है किंग बनने की, कि जो कुछ नहीं कर पाए हो आप वो करने लगोगे। इतना उत्साह उसके जीवन में आ जाएगा, जीवन ही चेंज हो जाएगा। अगर वो डेली, मैं कह रहा हूँ नशे की तरह, आप इसको डेली नशे की तरह लो, आप देखो ना चेंज हो जाए। जो काम ना हो रहे हो तो आप मेरा नाम बदल देना। बहुत बड़ा दावा है सर ये। बिल्कुल बिल्कुल दावा कर रहा हूँ। इतना मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि ये काम करेगा ही करेगा। और क्योंकि हम और सारे पेशेंटों में ऐसे काम करा रहे हैं ना, हम शरीर का दर्द खत्म करा रहे हैं, हम स्मोकिंग छुड़वा रहे हैं, हम तंबाकू छुड़वा रहे हैं। एक आपको मैं ऑडियो दे दूंगा। आप, मेरी आंटी हैं, उनको टैबेको की आदत लग गई। अब उन्होंने कहा ये थेरेपी दो, मैं थेरेपी दी। उनका एक ऑडियो आया हुआ है कि डियर अभिषेक, मैंने ये थेरेपी ली है और 10 दिन से मैं गुटखा नहीं ले रही हूँ, लेकिन जब कभी भी मन करता है गुटखा लेने का, एक अलौकिक शक्ति आती है और मेरे मन को रोक देती है। क्योंकि हमने मेमोरी तो पहले बना के बैठे हैं कि जैसे ही मन करेगा हम उसको ब्लॉक कर देंगे। तो जैसा हमने मेमोरी बनाई एक्शन में कन्वर्ट होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस दावे के लिए कि जो अल्कोहल पी रहे हैं, जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, मतलब कुछ का मतलब और कुछ करना चाहते हैं, कर तो बहुत कुछ लिया, लेकिन उससे भी कुछ और, सपने तो सभी के बड़े होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ कर लिया तो मेरे सपने खत्म हो गए। सपने तो फिर आएंगे, बड़ा कुछ और करना है, अब रुकना तो है नहीं, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ हमें चाहिए। तो हम उस ऊंचाइयों तक पहुंच पाएं, ये थेरेपी ले जाएगी और आपको अल्कोहल का स्वाद भी देगी। अब मैं आ गया वहाँ पे जहाँ आपने कहा कि मुझे भी ये लगा, जब हमने दूसरी थेरेपी दी डॉक्टर के लिए, तो उसको भी पूरा एंजॉयमेंट हुआ और करीब आधे घंटे उसको पूरा नशे में जैसे रहते हैं वो रहा, और उसका भी सिर भारी हो गया थोड़ा सा। तो बोले सर वैसे ही असर हो रहा है जैसे कि होता है। हमने फिर तीसरे पेशेंट को दी, जिस पेशेंट के लिए हमने बनाई थी, जिसके कहने पे। अब उसको देने के बाद में क्या हुआ, उसको जाना था आगरा गाड़ी चला के। तो मैंने कहा कि भाई जैसे ही सुन के उठो तो मैं आ जाऊंगा, देखूंगा। वो पेशेंट जैसे ही ख़त्म हुआ, उसने वेट नहीं करा, तुरंत हेडफोन उतार के वो बाहर चला गया। मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने कहा कहाँ है पेशेंट? बोले वो तो चले गए। मैं कहा चले गए थेरेपी लेके? क्या हो गया, ऐसा घबरा गए, क्या हो गया? क्योंकि वो थर्ड पेशेंट थे, मतलब थर्ड लेने वाले थे। मैंने उनको कॉल करा, मैंने कहा हूँ भाई साहब? बोले कुछ नहीं, मेरे पे ना ऐसा लगा कि नशा काफ़ी हो गया, तो मैं धूप में आ गया हूँ खड़े होने के लिए। अरे मैंने कहा मेरे पास आओ। फिर हमने वो ऑडियो जो है उसमें बोल भी रहे, वो एक आप देखोगे, अभी यूट्यूब पे चल रही है, वो हमने डाली है अभी 2-3 दिन पहले। तब पता चला कि बोले मेरे को जब मैं चला तो मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। और फिर मैंने उनको फिर कहा कि आप ठीक हो, कोई बात तो नहीं है, क्योंकि आप गाड़ी चला के जाओगे। तो फिर मैंने उनको थेरेपी से रिलैक्स करा थोड़ा। और फिर वो ये बोले कि अगर मेरा घर यहाँ होता तो मैं सोता, क्योंकि मैं अल्कोहल के बाद में गहरी नींद में सोता हूँ, ये मेरा है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको मैं रिलैक्स कर दे रहा हूँ यहाँ से, और आप आराम से जाओ, और घर जाके फिर ये थेरेपी काम करेगी। अब मैंने उनको कॉल किया रात में कि भाई साहब क्या हाल चाल है आपका? तो बोले मैं तो इतनी डीप स्लीप में सोया हूँ, जैसे नशे के बाद में भी इतनी डीप स्लीप नहीं होती, उतने में सोया हूँ और बिल्कुल एंजॉय के साथ में सोया हूँ। फिर मैंने सोचा जो आप कह रहे हो कि हम क्यों ना ऐसा करें, क्योंकि भाई आदमी को लेना है, फिर घर भी जाना है, और नशे में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मैंने ऐसा कर दिया है उस थेरेपी में कि जब तक आप ये थेरेपी लेने के 3 घंटे बाद तक इस एंजॉयमेंट को ले सकते हो। धीरे धीरे उतरेगा जैसे उतरता है, लेकिन बीच में आपको काम है आधे घंटे बाद में आप नींबू निचोड़ो और पी लो। तो वो चीज़ काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। ये नींबू निचोड़ो और पी लो। जैसे ही नींबू निचोड़ के पियोगे आप बिल्कुल चेतनता में आ जाओगे। वो जो घूमने वाला और सारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाओगे आप। तो ये मैंने ऐड ऑन किया है बाद में, और आपने उसको पकड़ लिया कि ये होना चाहिए, और ये मैंने कर दिया है। मतलब ये सब सुन के ना सर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। और वो नींबू वाली बात मैंने इसीलिए बोली थी कि मैंने ऐसा देखा है कि लोग ड्रिंक करने और जब हैंगओवर हो जाता है तो उसको उतारने के लिए नींबू पानी पीते हैं। एक्चुअल में थेरेपी में बिल्कुल रियलिटी, हमने इसीलिए रियलिटी है कि जैसा आप करते हो वैसे ही अगर हम एक्सपीरियंस दे पाएँ और वैसे ही सब कुछ कर पाएँ, तब तो
बात है कि कुछ कराए, और वो हम देने की कोशिश करिए। और 100% अगर आप फेथ से लोगे तो 100% ये काम होने वाला है। और आप फेथ ही नहीं करोगे, केवल देखोगे हो या बैठ के लेने लगोगे, उसके लिए लेट के रिलैक्स होके माइंड को कि लेना ही है, तो 100% रिजल्ट आएगा, ये मेरा दावा है। आप मतलब अल्कोहल से भी ज़्यादा मज़ा ले लोगे। जब मैंने उस डॉक्टर से पूछा, अच्छा ये बताओ कि आप मुझे इसको स्टार दो, मेरे को 10 तक है, आप अगर बिल्कुल अपने अल्कोहल पीने पे 5 देते हो तो मेरी थेरेपी को सुनते समय कितने दोगे, 4 दोगे या 6 दोगे? तो उसने मेरे को 6 दिए, मतलब कि हम अल्कोहल से भी ज़्यादा गहराई में ले गए उसमें। बोले उतरने के बाद में जब उतरी है तो मैं आपको 4 दूंगा, क्योंकि वो तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा किसी ने पी लिया है। उतना नशा नहीं देती है, लेकिन नशा देती है आदमी को, हाँ मस्ती में रहता है, लेकिन वो नशा भी कम नहीं है। अगर हम उस स्टेज पे भी 5 की जगह 6 पे ले गए, आदमी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और पेशेंट जो मेरा है, आप देखें, पेशेंट बोल रहा है कि नहीं, अब मैं तो सोच रहा हूँ इसको ही ले लिया करूँ। अच्छा, जो रेगुलर ड्रिंकर्स है, जो रेगुलर ड्रिंकर्स हैं, अगर एक दिन छोड़ के भी ले लिया आपने तो कितना आपका फ़ायदा होने वाला है। एक तो पैसे बच गए, दूसरा आपको हेल्थ मिल गई, तीसरा घर वाले भी खुश रहेंगे, कहीं जाना नहीं है, आपने घर पे लेके उसका एंजॉयमेंट कर लिया। जो फील करते आप अल्कोहल लेके, वो थेरेपी ने फील करा दिया, फिर दिक्कत क्या है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे अब आपने स्टार्टिंग में बताया था कि थेरेपी से क्या होता है कि आप हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। तो जैसे जो अल्कोहल वाली थेरेपी है जिसमें आप टेस्ट दे रहे हो और पूरा फील आ रहा है, तो क्या कुछ ब्रेन से ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं इस थेरेपी के बाद कि कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो अल्कोहल वाली थेरेपी है उसमें? देखिए, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो साइड इफ़ेक्ट दे, क्योंकि ब्रेन को पता है क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। अल्कोहल को तो नहीं पता, अल्कोहल तो अपना काम करेगा, लेकिन ब्रेन तो आप ही का है, और वो सबकॉन्शियस माइंड ईश्वर ने बनाया ही इसीलिए है। ये जब आप इमरजेंसी में आते हो तो अपने आप ही जागृत हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा, कोई एरोप्लेन से गिर गया और जिंदा बच गया, सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है कि अब इसको बचाना है, तो उसको बेहोश कर दिया, बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई, गिरा और बच गया। ऐसे लोग हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को आपको जिंदा रखने के लिए ही बनाया गया है, आपको पॉजिटिव करने के लिए बनाया गया है। तो जब हम ये थेरेपी देते हैं तो हम पीछे से जो वाइब्रेशन, जो श्लोक, जो मंत्र देते हैं, वो इसी हिसाब से देते हैं कि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे। और थेरेपी में उठने के बाद में जो भारीपन है वो भी ख़त्म कर दिया, कि भारी नहीं, एकदम रिलैक्स होकर उठोगे आप, और एनर्जी के साथ में उठोगे, उस ऊर्जा के साथ में उठोगे। अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, अब एन्जॉयमेंट हो गया, और एन्जॉय, वो खुशी भी रहेगी एक दिन। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाना है, वो जैसा खुशी उसमें रहती है वो खुशी भी नेक्स्ट डे तक रहेगी कि हाँ कुछ लिया मैंने। अच्छा सर, एक और बात है, जैसे आप वो बात बता रहे थे टोबैको वाली, तो उससे मुझे एक चीज़ और ध्यान आई कि जैसे आपने बताया कि वो टोबैको खाना चाह रही हैं बट वो खा नहीं पा रही कुछ भी XYZ रीज़न की वजह से, कि मतलब उनका ब्रेन उनको खाने से रोक रहा है। तो इस तरीके से तो आई थिंक ये चीज़, जैसे जो लोग फैट हैं बहुत ज़्यादा, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब डिप्रेशन में किसी भी XYZ रीज़न की वजह से जंक फूड खा रहे हैं, तो क्या ये थेरेपी उन पे भी काम कर सकती है कि जंक फूड उनके सामने पड़ा हो और उनका मन भी है खाने का बट वो नहीं खा रहे? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए भी हम थेरेपी बना चुके हैं ऑलरेडी। हमारे, आप देखें, काफ़ी थेरेपी है। हम UPSC के लिए कोड कर रहे हैं बच्चे को लिए, हमारे यहाँ स्टूडेंट उसको सुन के UPSC की तैयारी कर रहे हैं, और माइंड बिल्कुल 100%, जो वो आधे घंटे पढ़ते थे वो 20 मिनट में ही समझने लगे। नीट के लिए भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे ही हमने फैट गॉन मेटाबॉलिज्म ऑन करके एक थेरेपी बनाई है कि वो मन पे कंट्रोल करेगी आपको खाने से रोकने के लिए। ये भी अभी रिसेंट हमने, बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके मतलब ने नहीं लिए, अभी 3-4 ही लोगों ने लिए, जिसमें एक का रिजल्ट आ चुका है। 7-8 दिन में ही उसका 2 किलो वजन, एक फीमेल है, बोले मैं डाइटिंग तो बहुत दिनों से सोच रही थी करने की कोशिश करती थी, लेकिन हो नहीं पाती थी। लेकिन जब से ये थेरेपी सुनी है, मैंने उनसे पूछा क्या मेरी थेरेपी से आपकी डाइटिंग में भी असर पड़ा है, क्या हेल्प कर रही है क्या? बोले हाँ बिल्कुल कर रही है, मेरा मन ही नहीं होता अननेसेसरी कुछ खाने का, और जो मैं खा रही हूँ उसके बाद मेरा पेट भारी हो जाता है, यानी कि गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाती होगी उनको। बोले ये थेरेपी लेने से मेरा पेट भारी नहीं हुआ है। तो ये थेरेपी तो जैसा आप चाहते हैं, भरोसा करना पड़ेगा, आप जैसा चाहते हैं हम अपने ब्रेन का वैसे यूज़ कर सकते हैं। पावर है, कैसे भी यूज़ कर लो आप, लेकिन उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ानी पड़ेगी। वो तभी बढ़ेगी जब आप मुझ पे भरोसा करेंगे, मेरी थेरेपी पे करेंगे, मेरे आके कोई पर्टिकुलर आपको कुछ कराना है
तो हम पर्टिकुलर भी आपको थेरेपी देके उसके हिसाब से किसी नेगेटिव मेमोरी को निकाल सकते हैं या किसी पॉजिटिव मेमोरी को डाल भी सकते हैं। तो सर ये तो मतलब एक तरीके से जैसे मेडिटेशन होती थी पहले टाइम पे, अभी भी कई लोग कर रहे हैं मेडिटेशन की, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में चले गए, तो ये कुछ वैसा ही है आई थिंक। बिल्कुल मेडिटेशन की डीप स्टेज में जाते हैं। मेडिटेशन में बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है कि 5 साल 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं जाके भ्रमित हो जाते हैं करते करते, मतलब कोई गाइड करने वाला तो है नहीं उनको। इसलिए मैंने देखा है कि जो 10 साल में इफेक्ट नहीं आए, और हम जब थेरेपी दे रहे हैं हम उस हिसाब से थेरेपी दे रहे हैं कि जो बंदा है वो हमारे हिसाब से, मतलब उस थेरेपी के हिसाब से चलता रहे, वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होते रहे। तो मैंने देखा है जिसने कभी मेडिटेशन नहीं करा, और वो हम इसको बोलते हैं समाधि, शॉर्ट समाधि, सीधे समाधि की स्टेज में जाता है। और समाधि में 3 लक्षण होते हैं, आपने सुना भी होगा कि समाधि में पहला लक्षण होता है, जिसको भी समाधि लगती है वो समय भूल जाता है। 2 दिन में उठा, 1 दिन में उठा, 3 दिन में उठा। बहुत बड़े बड़े समाधि वाले जो 1-1 साल तक समाधि में रहते थे पहले, उनको ये नहीं मालूम 1 साल हो गया, समय का आवाज़ खत्म हो जाता है। तो हमारी थेरेपी जो लेते हैं, टेबल पे आप देखेंगे ऑपरेशन 1 घंटे का हो गया, लेकिन जब सबसे पहले सवाल ही मेरा ये होता है कितने मिनट हो गए आपको लेटे हुए, जिससे हमें पता चले काम हुआ है कि नहीं हुआ। कोई कहेगा 20 मिनट, कोई कहेगा 30 मिनट, यानी कि उसकी लाइफ के 30 मिनट तो कम हो गए। वो समझ ही नहीं पाया कि 1 घंटा हो गया उसको। कोई तो 10 मिनट, अभी मैंने जम्मू में कठुआ में एक सर्जरी करी थी, उसको करीब 55 मिनट हो गए थे, और जब हमने पूछा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, बोले 10 मिनट हुए, यानी कि 40 मिनट उसको ये नहीं पता चला किस स्टेज में था। दूसरा, उसकी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, चाहे कोई भी थेरेपी हो मेरी, एकदम रिलैक्सेशन। ऐसा लगेगा कि जैसे मोबाइल को रीस्टार्ट नहीं कर देते, हैंग कर रहा होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी हैंग कर रही होती है, हम उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। जब आप उठोगे ऐसा लगेगा कि सारे टेंशन ख़त्म, सारी मुश्किलें ख़त्म, और एक ऊर्जा, एक एनर्जी आ गई हमारी बॉडी में। तीसरा, हमारी बॉडी से जो है सेंसेशन ख़त्म हो जाते हैं इस अवस्था में, समाधि में। आपने देखा हो चींटी काट रही हैं, चींटे काट रहे हैं, दीमकों ने घर बना लिया, फोटो देखे होंगे, क्योंकि सेंसेशन ही ख़त्म हो गया, चेतना से सेंसेशन ही ख़त्म हो गया। हमारा भी पेशेंट टेबल पे अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो चेतना ख़त्म हो जाती है, उसका फ़ायदा उठा के हम उसको कोड करके सर्जरी कर दे रहे हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये शॉर्ट समाधि है जो हम 10 में से 9 लोगों को लगती है, जो भरोसे के साथ में ये थेरेपी लेता है। जो सुनेगा ही नहीं, या भरोसा ही नहीं है, या फिर जजमेंटल है, या उसको कुछ है, तो बात अलग है। जी। तो सर जैसे कि काफ़ी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कैंसर है, और भी काफ़ी कुछ बड़ी बीमारी है। कैंसर का तो इलाज है ही नहीं ऑलमोस्ट इंडिया में, है ना? तो क्या ये थेरेपी कैंसर पे भी काम कर सकती है? पहले तो मैं एक बात से आपको टोकूंगा कि आपने कहा इंडिया में इसका इलाज नहीं है। मैं कहता हूँ इंडिया में ही इसका इलाज है, वर्ल्ड में इसका इलाज कहीं है ही नहीं इंडिया के अलावा। वो बात अलग है कि हम सही से उस उपचार को नहीं ले पा रहे, सही तरीके से नहीं ले पा रहे, सही लोग नहीं बचे। लेकिन हमारे आयुर्वेद में पहले ही इसको अर्बुद बोल दिया। कैंसर तो अब आया, आपने सुना होगा 10-50 साल 100 साल से। आयुर्वेद तो हजारों वर्षों से है, उन्होंने सारी बीमारी को डिस्क्राइब कर दिया, बशर्ते पहले कैंसर होते होंगे। पहले के वैद्य नाड़ी पकड़ के ही कैंसर डिटेक्ट कर लेते थे और उसका इलाज कर देते थे। लेकिन अब जब हमारा जितना रिसर्च बढ़ी, जितना साइंस बढ़ा, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा साइंस का बढ़ना भी घातक है। बाकी सारे लोग कहते हैं कि रिसर्च होनी चाहिए, ये होना चाहिए, मैं इसका विरोधी हूँ। मैं कहता हूँ ब्रह्मा स्मृता आयुर्वेदम, कई जगह कहा है कि ब्रह्मा जी ने स्मरण करके आयुर्वेद लिख दिया। हमें रिसर्च की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। हम क्या रिसर्च करेंगे उसके ऊपर? कितनी बार, लाखों बार रिसर्च हो चुकी, अमेरिका कर चुका, आज तक हमारा एक सूक्त तो वो नहीं काट पाया, एक फार्मूलेशन नहीं काट पाया। हमें क्यों रिसर्च की आवश्यकता है? हमें तो प्रैक्टिकल की आवश्यकता है, ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता है जो प्रैक्टिकल करें, वो औषधि बनाएं, औषधि दें, रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100% क्या 1000%। तो इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल डिनाई करता हूं कि आयुर्वेद जो कैंसर का इलाज भारत में नहीं है, भारत में ही कैंसर का इलाज है और इसके अलावा कहीं इलाज नहीं। बट सर इलाज है, बट वो एक्टिवली नहीं है ना, कि फॉर एग्जांपल किसी को भी हो गया कैंसर तो उसको उसकी गाइडेंस ही नहीं है कि उसको किसके पास जाना है या आयुर्वेदा से कैसे ठीक होना है। बहुत से सेंटर आयुर्वेद के हैं जो कैंसर पे काम कर रहे हैं। अब तो देखो नया विवाद, जो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने केवल ये बोल दिया कि डाइट ये लेने से, ये खाने से मेरी मिसेस को हेल्प हुई और वो ठीक हो गए। 3rd
स्टेज का कैंसर जहाँ फैल चुका था, जहाँ पे 3% केवल चांसेस थे, वो 40 दिन में ठीक हो गए। लेकिन उनके ऊपर 850 करोड़ का कुछ भेज दिया गया नोटिस, यानी कि कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। और मैंने कहा दबाया उसे ही जाता है जो कि शक्तिशाली होता है। एक रिक्शे वाले को कोई दबाएगा क्या? उसके कब्जा करने जाता है क्या? बताओ आप, कभी आपने सुना है कोई गैंग आया हो एक रिक्शे वाले का कब्जा करने? कहाँ जाया जाता है? जिसके पास में अच्छा वो होता है, जो अपने यहाँ बलवान होता है, उसके लिए 100 पहलवान आते हैं एक बलवान को दबाने के लिए और उसके कब्जा करते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद है, आयुर्वेद में शक्ति है, इसलिए उसको दबाने के लिए 850 करोड़ का नोटिस भेज दिया गया कि लोग बाग शांत रहें। जो आयुर्वेद में कर रहे हैं वो डर के मारे कुछ बोल ही ना पाए। जब बोलेंगे नहीं तो आवाज़ पहुँचेगी कैसे? जब हम खुल के ही अपनी बात नहीं कह सकते कि हम गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक कर सकते हैं या हम कैंसर ठीक कर सकते हैं, हम कुछ भी ठीक कर सकते हैं, हम कह ही नहीं सकते, हम पे अधिकार ही नहीं है लीगली, तो हम बात कहेंगे नहीं तो बात पहुंचेगी नहीं। इसलिए जो आप कह रहे हो, आपकी बात सही है कि हिंदुस्तान में इलाज इसलिए नहीं है, इलाज तो सब जगह हम तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि दबा दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम भी, मेरे साथ में सेबियम हिम्स आपने हॉस्पिटल सुना होगा, तो जयपुर में जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में है इस थेरेपी में। किडनी के पेशेंटों पे वो हमारे थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं। आपने सुना होगा किडनी में टब में लेटाल के और किडनी ठीक कर रहे हैं, वो अपने पेशेंटों पे देख कर रहे हैं। मैं खुद गया था जयपुर, तो मैंने जो डॉक्टर्स टीम थी सबसे जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा क्या फ़ायदा हुआ थेरेपी देने से, 1 महीने में आप रिजल्ट बताइए। जो वहाँ के डॉक्टर्स टीम थी, उन्होंने कहा सर ये फ़ायदा हुआ कि पेशेंट जो रात में चिड़चिड़ाता था, दर्द में चिल्लाता था, रोता था, लगता था, उठ जाता था, पहला तो वो गायब हो गया। पेशेंट बहुत काम है, एकदम है। प्लस जो हम जो उसको 5 थेरेपी दे रहे थे वो अब 4 थेरेपी में ही काम होने लगा है। यानी कि हमने क्या करा, सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करके धीरे धीरे किडनी जो अनएक्टिव थी उसको एक्टिव कर दिया, हार्मोन्स को एक्टिव कर दिया, उसके माइंड को हमने ऐसा सेट कर दिया कि ये जो इलाज है वो ठीक है। प्लस हमने उसको एक एनर्जी दे दी। एक्चुअल मैंने मेरे भाई हैं रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर आशीष शर्मा, उनसे रेकी की भी दीक्षा ले रखी है 2000 से। 24 वर्ष से हम डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं, टच थेरेपी करते हैं। तो मतलब टच करके भी हम एनर्जी के द्वारा बहुत से दर्द तो हम हमेशा से ठीक करते आए हैं। तो हमने उसमें ऊर्जा का भी प्रभाव डाला है, प्लस मंत्रों का प्रभाव डाला है, प्लस हम चक्रों को भी, जहाँ चक्र बंद हो गए उसको भी जागृत करा के उसमें भी दे रहे हैं। हम कई तरीके से थेरेपी में यूज़ कर रहे हैं। अपने साउंड से तो कर ही रहे हैं, लेकिन चक्रों को भी जागृत कर रहे हैं, हर चीज़ से कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अब मैं इस पे भी काम करूँगा और पानी पे भी काम कर रहा हूँ मैं, जल पे भी। जल के मॉलिक्यूल को चेंज करके हम एक थेरेपी ला रहे हैं कि आप घर पे ही बैठे बैठे अपने पानी के मॉलिक्यूल, क्योंकि सारा तो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल 70% आपके शरीर में पानी है और पानी हो गया है खराब। आप अच्छा मैं पूछूं आपसे कि पानी का फार्मूला क्या है, बताओ। H2O। ना, आप जो पी रहे हो क्या फार्मूला है? नहीं बताओ फिर से, क्या फार्मूला है? H2O सर। ना, आप H2O नहीं पी रहे हो। अच्छा, आप पी रहे हो 50 H2O, 100 H2O, 80 H2O, यानी कि 100 हाइड्रोजन और 50 ऑक्सीजन मिलके क्लैंप होके एक उसका क्लस्टर बना रहे हैं, यानी कि हैवी हो गया पानी। आप H2O नहीं पी रहे। H2O तो गंगा जल है। अगर H2O पी रहोगे तो आधी बीमारी तो वैसे ठीक हो गई, क्योंकि पानी का भी तो काम है आपके शरीर में जाके सारे जितना आपने खाया, जितना डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन सबको ले जाके और सेल में ले जाके वहाँ पे एक्शन में कन्वर्ट करना, सारे न्यूट्रिशन को ले जाके। लेकिन अब पानी हैवी हो गया, अंदर जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि हर एक सेल्स में एक्वापोरिन्स होते हैं अंदर जाने के लिए। अब H2O उसमें मुश्किल से 30% बचा है आपकी जल में, 30-40%, तो 30% ही पानी अंदर जा रहा है। 30% ही काम कर रही हैं दवाइयाँ, खाना भी 30% ही काम करेगा। और जैसे ही अंदर जाएगा तो वहाँ पे क्या है, जहाँ एनर्जी बनती है तो वहाँ पे उससे जो ऊर्जा नेगेटिव निकलती है एनर्जी बनने के बाद, तो वो भी निकलनी चाहिए। अब पानी पूरा पहुँच नहीं रहा, सेल्स में जा नहीं रहा, वहाँ डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, मर जा रहा है, कैंसर तो हो ही जाएगा। कैंसर होने का कारण यही है कि जो भी आप नेगेटिव चीज़ें खा रहे हो या फिर कोई भी केमिकल वाली ले रहे हो, वो आपके बॉडी के अंदर जो पानी होता है उसके मतलब मॉलिक्यूल को चेंज कर देती है, पूरा पानी आपके सेल्स के अंदर नहीं जाता और सेल्स डिहाइड्रेशन होने से मरने लगते हैं। ये कैंसर का कारण है। या कोई भी जहाँ के सेल्स मरने लगे, सपोज पेंक्रियाज के मरने लगे, डायबिटीज़ हो जाएगी। थायराइड के मरने लगेंगे, थायराइड का ट्रीटमेंट क्या है?
थायरक्सिन देने लगते हैं आपको, जो थायराइड बनाता है हार्मोन, वो आपको देने लगे, क्योंकि वो नहीं बना पा रहा, उसके सेल मर गए। हम इसका इलाज तो कर नहीं रहे कि उसको जिंदा कैसे किया जाए, हम तो बल्कि और उल्टा मारने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक उसको टैबलेट दे दी थायरक्सिन की। अब जब थायरक्सिन आपको मिल ही गया तो थायराइड क्यों काम करेगा, ये बताओ मेरे को। आपको मैं दे दूं, चलो यहाँ पे 4 लेबर दे दूं, मेड दे दूं, जो आपके पोछा भी लगाए, झाड़ू लगाए, खाना भी बनाए और सब कुछ काम करे, आप क्यों काम करोगे? फिर 4 से आपका काम नहीं चलेगा, वो थक जाएंगे, आप ओवरलोड कराओगे तो 5 भी चाहिए, 6 भी चाहिए। ऐसे ही जब हैवी पानी हमारे बॉडी में जाता है तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। अलग से कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि पानी कैसे काम करता है हमारे शरीर में। जी। और सर जैसे अभी अगर आप जैसे पूरा खाने और पीने का इन सब चीज़ों का बता रहे हो, तो अगर आप कुछ एक डाइट बता सको कि सुबह से लेके शाम तक, रात तक की क्या डाइट फॉलो की जाए जिससे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जी सके बंदा। देखो, आयुर्वेद कहता है मिथ्या आहार विहार से ही सारे रोग होते हैं, यानी कि आपका खाना और आपका शेड्यूल। और मैं मानता हूँ अगर शेड्यूल ठीक कर लो तो कुछ गड़बड़ भी खाओगे तब भी ठीक है, और आप सही चीज़ गलत समय पे खाओगे तब भी बीमारी आ जाएंगी। तो यहाँ पे मॉडर्न सिखाता है कि लेना क्या है, प्रोटीन इतना लेना है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब सिखाता है, लेकिन समय उनको नहीं पढ़ाया जाता। समय आयुर्वेद वालों को ही पढ़ाया जाता है कि किस समय पे ये काम करेगी और किस ऋतु में काम करेगी, किस महीने में खाना चाहिए। हर चीज़ हमें पढ़ाई जाती है, BMS डॉक्टर्स को आयुर्वेदिक में हर चीज़ आती है कि किस ऋतुओं में, हमने ऋतुएं भी पढ़ी हैं, हमने काल भी पढ़ा है कि दिन में कैसे डिवाइड करके कब वायु बढ़ेगी, कब पित्त बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। तो सीधी बात है कि आप सुबह उठो, सूर्योदय से पहले उठ जाओ, एक्सरसाइज, थोड़ा योगा करो। बहुत ज़्यादा जिम जाने की किसी की ज़रूरत नहीं है, आयुर्वेद में वर्णित ही नहीं है, ये भारतीय लोगों के लिए बना भी नहीं है। अच्छा। नहीं, बना ही नहीं है, आपको बीमारी आ जाएंगी। आप तो सिंपल सूर्य नमस्कार करो, कुछ योगा करो, जो योगा हमारे लिए है, प्राणायाम करो, और सीधे एक बार में एक डाइट ले लो, जिसको आप ब्रेकफास्ट बोल सकते हो या लंच बोल सकते हो। सर एक चीज़ थी, जैसे इंडिया में बहुत से लोगों को आदत है बेड टी की, कि बेड पे ही अभी ब्रश भी नहीं किया और बेड पे ही चाय चाहिए। चाय की आदत तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो वो आप बताओ कि चाय पीना सही है या नहीं, और उसका क्या वो सही टाइम है जो बेड टी वाला टाइम है? देखो, चाय तो आपको ही मालूम है गलत है, हर एक कोई जानता है, लेकिन वो एक मानसिक गुलाम बनाने के लिए चाय हमारे जीवन में आई थी, और हम लगभग सारे लोग बन भी चुके हैं उससे। कायदे में तो गुनगुना पानी सुबह पीना चाहिए उठ के, इंटेस्टाइन मूवमेंट जिससे प्रॉपर हो पाए, और फिर चाय अगर लेनी भी है तो कुछ खा पी के लेना चाहिए कायदे में। ब्रेकफास्ट और लंच मैं कह रहा हूँ एक ही साथ ले लें, एक बार में हैवी कर लें। 10 बजे करना है तो 10 बजे एक फिक्स कर लें कि हमें खाना ही खाना है, पेट भर के, फिर काम पे निकल जाए। और जैसे आपने चाय का बताया कि लेनी है तो ले ली, तो क्या वो मिल्क टी लेनी चाहिए या ब्लैक टी या कोई और, जैसे लेमन टी चल रही है आजकल, तो लेमन टी ले सकते हैं, मिल्क में तो सबसे ज़्यादा नुकसान ही करती है। मिल्क टी सबसे ज़्यादा नुकसान आपको करती है। लेनी भी है तो हल्का सा बॉईल, मतलब पानी को बॉईल करो और उसको थोड़ा सा जो पत्ती है उसको कहीं पे रख के उसमें से निकाल लो, मतलब बॉईल नहीं करो, और उसमें थोड़ा सा चीनी, शुगर डालनी है तो डालो, और थोड़ा सा नींबू डाला और वो लो। सबसे बेस्ट तो वो है, वो इंटेस्टाइन मूवमेंट को बढ़ाती है। जो लोगों को लूज मोशन होते हैं बहुत अच्छा काम करती है, एज ए मेडिसिनल हम देते हैं उसके लिए। किसी को लूज मोशन नहीं रुक रहे, हम उससे कहते हैं ये ले लो, तुरंत ही काम करती है। तो मोस्टली दिक्कत तो इंडाइजेशन की है हमारे इंडिया में, कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं। अच्छा, एक ये विषय और बता दूं, जो सब लोग कॉन्स्टिपेशन कह रहे हैं, सारे डॉक्टर कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट भी कॉन्स्टिपेशन, और मात्र 10% लोग ही कॉन्स्टिपेटेड है। अच्छा, बाकियों को एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन है। जो वो खा रहे हैं वो पच ही नहीं पा रहा। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन में दोनों में उल्टे लक्षण है। कॉन्स्टिपेशन वाला व्यक्ति मोशन बिल्कुल ड्राई होगा, हार्ड होगा, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आएगा उसको, लेकिन आने के बाद सेटिस्फाइड हो जाएगा। और जिनको मैं कह रहा हूँ इंडाइजेशन है, उनको पचेगा ही नहीं खाना, तो उनको बार बार मोशन जाना पड़ेगा, स्टिकी मोशन होगा, पैरों में ऐठन होगी, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा। ये सारे मैं साइंटिफिक बाद में कभी बैठेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे डॉक्टर क्या करते हैं, पेट की खराबी है तो सीधे लैक्सेटिव दे देते हैं, और फिर क्या होता है आप देखोगे, लैक्सेटिव पहले कुछ हल्की क्वालिटी का दिया, काम करने लगा, फिर थोड़ा और हैवी किया, लैक्सेटिव बढ़ते जाते हैं, एंड में काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि लैक्सेटिव क्या करते हैं, सिर्फ इंटेस्टाइन मूवमेंट बढ़ा के मोशन को लूज करके निकालते हैं। हमें ज़रूरत थी उल्टे ट्रीटमेंट की, डाइजेशन करने की, तब जाके अब हमारे यहाँ आप देखें पेशेंट आते हैं, हम सबको उल्टा ट्रीटमेंट देते हैं।
तो सर अगर आप थोड़ा सा बता पाए कि जो अगर कोई इंडाइजेशन, किसी को है इंडाइजेशन, तो वो क्या डाइट फॉलो कर सकता है कि वो ठीक हो जाए उस चीज़ से और उसका डाइजेशन अच्छा, सुधर जाए? घर में आप कर सकते हो। एक तो मैंने बताया गुनगुना पानी सुबह ले लो, उठते समय सोते समय 1 गिलास। जिंजर पाउडर बेस्ट है, आयुर्वेद में बताया कफ और वायु का नाश करता है, मतलब एसिडिटी नहीं बढ़ाता। ये तो बढ़ाता है जिंजर, अगर आप लोगे तो एसिड बढ़ा देगा, लेकिन पाउडर जब हो जाता है तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। तो क्या मतलब बना बनाया मिलता है या खुद ही घर में पाउडर कर नहीं ले? नहीं, बना बनाया आता है जिंजर पाउडर। उसको कायदे में दूध में रात में लेना चाहिए सोते समय। तो कायदे में तो गाय का, देसी गाय का लेना चाहिए। नहीं मिल पा रहा है भैंस का या कोई भी पॉलीथिन वाला है और ले, तो उसमें जिंजर पाउडर डाल लो आप। कितना? 1/4 टीस्पून। और 1 टीस्पून डाल लो, 1 टीस्पून डाल लो आप सौंफ। सौंफ और सौंठ और थोड़ा सा इलायची 1 कप पानी में बॉईल कर लो। जब वो आधा रह जाए उसको छान के आप दूध में मिला के ले लो। तो एक तो आपका एपिटाइजर हो गया, भूख अच्छी लगेगी उससे, डाइजेस्टेबल हो गया, मोशन ठीक आएगा उससे, इंडाइजेशन ठीक हो जाएगा, गैस एसिडिटी भी ठीक होने लगेगी। प्लस नाक में तिल का तेल, देसी गाय का घी, कुछ ना हो तो सरसों का तेल 4-4 बूंद गुनगुना करके डाल लो। इससे भी आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो आप कहें इससे कैसे एसिडिटी ठीक हो जाएगी? इसी से आपकी गैस ठीक हो जाएगी, इसी से इंडाइजेशन ठीक हो जाएगा, इससे हेडेक ठीक हो जाएगा आपका। मोस्टली जो आयुर्वेद कहता है अग्निमंत्र से सारे रोग होते हैं। आपने सुना होगा पेट से रोग होते हैं। अगर मैं अग्निमंत्र को डिस्क्राइब करूं, यानी कि आपकी फायर कम हो गई है, आप जो खा रहे हो फायर पचा ही नहीं पा रही है आपको। तो आयुर्वेद कहता है अगर कफ बढ़ेगा, अग्निमंद होने से हमारी बॉडी में कफ, ऐसा नहीं कि लंग्स में बढ़ेगा कफ, कफ का मतलब एक पूरी बॉडी में काम करता है। जब लंग्स में आ जाएगा तो अलग सिम्टम देगा, बॉडी में आ जाएगा, जॉइंट में आ जाएगा तो स्टिफनेस कर देगा कफ, हम उस कफ को कह रहे हैं। तो बॉडी में कफ बढ़ता है सबसे पहले, और जहाँ ऐसे ही कफ बढ़ेगा तो कफ का लक्षण है शोथ, मतलब इन्फ्लामेशन। अब जितने भी आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 8 लोगों में ये लक्षण मिलेंगे जो मैं अब बताने वाला हूँ। फिर वो समझेंगे कि हम ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं, तो लेना क्या था। उनको सबसे पहले क्या होगा, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन आएगा। तो खाना जो है वो खा रहे होंगे तो मोशन कई बार जाएंगे या कई देर बैठेंगे। अब और उसको बोलते हैं धीरे धीरे कोलाइटिस होने लगेगी, इंटेस्टाइन मूवमेंट खत्म होने लगेगा और उनको प्रेशर नहीं आएगा। ये सारे सिम्टम होंगे। उसके बाद में लिवर में फैटी लिवर होने लगेगा। अगर उसका कफ नाक में साइनस में भर गया तो सिर का दर्द भी लाजमी होने लगेगा। उसके बाद में फिर भी वो ध्यान नहीं देगा तो चला जाएगा कोलेस्ट्रॉल। पहले उसका लिवर में गड़बड़ हुआ, अब आपके लिपिड प्रोफाइल में गड़बड़ आने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। उसको भी ध्यान नहीं देंगे, अगर हम उल्टी सीधी दवा खाते रहे तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। अब देखो आप 35 साल 30 साल के मेरे यहाँ आते हैं और वो बीपी की दवा खा रहे हैं। मैं चौंक के रह जाता हूँ कि तुम्हें बीपी की दवा दी किसने भाई? बोले ये इलाज है। अरे भाई बीपी जिससे हो रहा है, जिसका कारण उसको ठीक करो ना। बीपी की दवा देना कोई इलाज थोड़ी ना है। मैंने ये तो जहर खा रहे हो भाई, ये इलाज नहीं चल रहा। इलाज का मतलब बीपी की वजह क्या है आयुर्वेदिक। इसलिए मैं कहता हूँ कि आयुर्वेदिक एक तो एक भ्रांति हमारे में कि आयुर्वेदिक दवा जड़ से काम करती है, ठीक करती है। बिल्कुल गलत भ्रांति है। आयुर्वेदिक दवा कोई जड़ से काम नहीं करती है। अगर आयुर्वेदिक दवा जड़ से काम करे तो फिर मेडिकल स्टोर वाला उसको दे दे, एक अभिपत्ति कर दे, एसिड ठीक हो जाए, लहसुन आदि दे दे, गैस ठीक हो जाए। क्यों नहीं ठीक हो रहा ना? आयुर्वेदिक डॉक्टर जड़ से काम, जड़ पकड़ता है और उसका इलाज करता है। हम देखेंगे ना आयुर्वेद नब्ज देख के कि आपको दोष कौन सा है, तभी तो हम कर पाएंगे ठीक। तो इसलिए भ्रांति की वजह से लोग क्या घर में ही फार्मुलेशन में यूट्यूब पे देखा, आयुर्वेदिक जड़ से काम नहीं करती, नुकसान नहीं करती। ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। जो आयुर्वेदिक दवा भी किसी को बहुत हार्मफुल कर सकती है अगर ओवरडोज हो जाए तो। नहीं, सही डोज में भी देखो कॉम्प्लिकेशन एक होता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट का मतलब है कि आपने कोई दवा ली लीवर के लिए, किडनी फेल हो गई, ये तो नहीं करेगी आयुर्वेद। लेकिन जो चीज़ एक्शन कर रही है वो रिएक्शन तो करेगी, ये तो लाइफ का नियम है। तो कोई भी दवा हो सकता है, पारे से बनी कोई दवा आप ले लो ऐसे ही यूट्यूब पे देख के, आपको रिएक्शन कर सकती है। तो इसलिए दवाइयाँ हमेशा आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर के पास जाके लो। केवल यूट्यूब पे या किसी के मोहल्ले में बोल देने से आप दवा ले रहे हो फिर बोलो कि आयुर्वेद हो गया, इससे ठीक नहीं हो रहा, वो गलत बात है। वो जायज़ बात नहीं है। आयुर्वेद के साथ बिल्कुल भी मतलब जाती है ये, तो मैं ये कहूँगा। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं हमने आयुर्वेदिक खा ली, कहाँ खा ली, उन्होंने बोला था। और एलोपैथिक वो कभी नहीं कहते हमने एलोपैथिक, वो डॉक्टर पे जाते हैं।
उसकी खाली एलोपैथिक के लिए तो आप 5 साल दे रहे हो, 20 डॉक्टर बदल लिए। आयुर्वेद की किसी से पूछ के खाली एक दवा, उसमें पूरा आयुर्वेद कैसे हो जाएगा? एक अच्छे समझदार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दूसरा, नाक में जो मैंने बोला कि आप तिल का तेल डालो, देसी गाय का घी डालो, नहीं हो तो सरसों का डाल लो, गुनगुना करके ही डालना है, बाद में भाप ले लो। रात का खाना सूर्यास्त से पहले ले लो। अगर आपको खाना ही है 10 बजे, रोटी छोड़ दो। तो क्या खा सकते हैं फिर डिनर में? सूप और दाल, 2 चीज ले लो। दही नहीं लेना है रात में, कर्ड मतलब बटर मिल्क, बटर ये नहीं लेना है, और चावल नहीं लेने, ठंडी चीज नहीं लेनी है, ना कोई फल लेने हैं रात में, ये बिल्कुल विधान ही नहीं है। ना सैलेड लेना है रात में। सैलेड में कुछ भी नहीं? ना ना, ये विधान ही नहीं है ना। सैलेड दोपहर के लिए है। सैलेड दोपहर के लिए, बटर मिल्क दोपहर के लिए, कर्ड दोपहर के लिए, सारी चीज़ दोपहर के लिए, क्योंकि हमारी अग्नि ज़्यादा उस समय तेज होती है। तब हम जो भी चीटिंग करनी है अपनी लाइफ में खाने में, वो आप दोपहर के साथ कर सकते हो, अपने मतलब लंच के साथ कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो एक बार को। लेकिन गड़बड़ आपको डिनर के समय नहीं करनी है। अगर आप जो लोग देखेंगे जो नहीं समझते हैं, कर्ड लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, उनको 5 साल बाद में बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है। आयुर्वेद पहले ही बताता है स्टिफ हो जाएगी बॉडी, लेकिन एक बार में खाने से तो होगी नहीं। तो हमारे आयुर्वेद में हर चीज़ बताई गई है कि समय के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, देश के हिसाब से। आप यहाँ बैठे हो तो कुछ और खाना है, और अगर कर्नाटक में बैठे हो तो कुछ और खाना है। हमारे में बताया अनूप देश, जंगम देश, सब कुछ इतना डीप में। मैं कहता हूँ एक MBBS में जितनी पढ़ाई करते हैं, अगर आयुर्वेद सही से पढ़ा जाए, कम से कम 5 गुना ज़्यादा पढ़ाई करनी है हमारे लिए, तब हम उसको समझ पाएंगे। इतनी मतलब गहनता से उसको पढ़ना पड़ता है। हमें तो थोड़ी सी नॉलेज है, जिनको नॉलेज है उनको जीवन निकल जाता है आयुर्वेद को पढ़ने और समझने के लिए। आई थिंक ऐसे एक नाम था, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत इस पे रिसर्च भी की और बहुत काम भी किया इस पे। और आप बाद में, आज वो नहीं है हमारे साथ में, लेकिन उन्होंने जागरूकता तो वो लेके आए आयुर्वेद के लिए। सर, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी इस पॉडकास्ट में, और थैंक यू सो मच। आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। नहीं, ये तो हमारा धर्म है आयुर्वेदिक डॉक्टरों का, कि क्योंकि पहले ही मैंने बोला कि स्वास्थ्य की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। सबसे पहला सिद्धांत हमने यही ओथ ली है कि हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें, बाद में बीमार व्यक्ति को ठीक करें। तो आप जब बुलाएंगे मैं तो हमेशा हाजिर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से। थैंक यू सर।